नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। रसायन शास्त्र विषय की जो प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा अपलोड की गई है उसके आंसर्स यूनिट वाइज उपलब्ध हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसी क्रम में आज हम यूनिट 3 जो विद्युत रसायन है इसके बारे में यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो जो 5 अंक के प्रश्न इस पाठ से आना है एक, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है कोलराश के नियम को परिभाषित कीजिए। तो कोलराश वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस नियम को प्रस्तुत किया है और ये नियम है विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता के संबंध में। तो क्या कहा उन्होंने कि इसके अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मूलर चालकता का मान उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मूलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर दो शब्दों पर फोकस करना है और याद रखना है, एक अनंत तनुता और दूसरा शब्द रहेगा तुल्यांकी या मूलर चालकता। अब जैसे किसी विलयन की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि विलयन के अंदर जो भी पदार्थ होगा तो उसमें दो ही प्रकार के आयन उसके होंगे, एक धनायन होंगे और एक ऋणायन होंगे। और जब हम अनंत तनुता पर इस बात को कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो धनायन होंगे उनकी चालकता और जो ऋणायन होंगे उनकी चालकता, ये दोनों ही हमें अनंत तनुता पर देखनी है। तो यहाँ पर कोलराश के नियमानुसार माना अनंत तनुता पर धनायन एवं ऋणायन की आयनिक चालकताएं क्रमशः, अब धनायन है तो उसके लिए यहाँ पर लैम्डा या डेल यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। धनायन है तो प्लस का निशान लगा हुआ है और ऊपर हम देखते हैं अनंत का निशान है, तो ये धनायन की चालकता हो गई। ऋणायन में भी सेम कंडीशन होगी और यहाँ पर ऋणायन के लिए हम जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है माइनस लगा के, और जो टोटल चालकता विलयन की है उसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं जो डेल एम है और अनंत तनुता पर। तो अब हम ये कह सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से कि जो संपूर्ण विलयन की चालकता है मतलब डेल एम जो है अनंत तनुता पर, ये काय के बराबर होगी, ये बराबर हो जाएगी जो धनायन है प्लस वाला और जो माइनस वाला इनकी चालकताओं के योग के बराबर। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। फिर ये प्रश्न यदि आएगा 5 नंबर में तो 2 पोर्शन में आएगा, एक नियम पूछा जाएगा साथ में कोई एक प्रश्न इसका होगा। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि 0.025 मोल मेथेनोइक अम्ल की चालकता 46.1 है, इसकी वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर गणितीय प्रश्न है। तो यहाँ पर बच्चों वही जो नियम ऊपर पढ़ के आए हैं उसी को हमें फॉलो करना है कि 2 चीज़ें आपको देखनी है। प्रश्नानुसार दिया गया है, आंसर को मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। C बराबर 0.025 मोल, ये मेथेनोइक अम्ल का जो वैल्यू है वो दी हुई है यहाँ पर। अब उसकी जो आयन चालकता है वो कितनी है, उसका वैल्यू दी है 46.1। फिर यहाँ पर जो धनायन ऋणायन होंगे तो उनका हमें निकाल लेना है, तो उनका मान जो मिल जाएगा तो वहाँ पर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख लेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो प्रश्न का उत्तर होगा वो K बराबर 3.67 गुणा 10⁻⁻4 आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आसान है, आप करके देखें, जरूर आप कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, किसी इलेक्ट्रोड को उसके लवण विलयन में, इलेक्ट्रोड आप समझते हैं जो सेल के अंदर से विद्युत धारा को ट्रांसफर करने के लिए या प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यदि किसी इलेक्ट्रोड को उसके लवण के विलयन में डाला हुआ है, हमने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है और दाब लिया है 1 एटम, ऐसी स्थिति में जब हमने इलेक्ट्रोड को डुबाया तो जो विभव उत्पन्न होगा, जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा, उसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसका जो मान होगा वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या SHE भी कहा जाता है क्योंकि इसका विभव 0 होता है। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप बनाएंगे कैसे, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए एक प्लेटिनीकृत तारनुमा इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड चाहिए जिसमें प्लेटिनम का तार लगा होगा, इसे कांच की एक नली में फिट कर देते हैं और इसके ऊपरी सिरे पर द्वार बना रहता है जहां से हम कौन सी गैस प्रवेश कराते हैं, हाइड्रोजन। इससे 1 मोल प्रति लीटर जो जल के आयन हैं, हाइड्रोजन आयन है, वो उस विलयन में हम डुबा देते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप 1 एटम दाब पर ऊपरी द्वार से हाइड्रोजन गैस को प्रवेश कराते हैं। तो जैसे ही हम इस प्रोसेस को करेंगे तो जो प्लेटिनम वाला तारनुमा इलेक्ट्रोड हमने लिया है उसके और विलयन के बीच साम्य स्थापित हो जाएगा। साम्य स्थापित होना मतलब वास्तव में क्रिया ऐसी लगने लगेगी कि क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया रुक गई है। इस स्थिति में
विभव का मान हो जाएगा 0। यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसकी सहायता से अन्य धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र है जो आपको बुक में भी प्रदर्शित होगा, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं और इसको आप ज़रूर बना लीजिएगा, बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये IMP क्वेश्चन है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं, तो 2 प्रोसेस होती हैं, आपको पता है सेल के अंदर। एक एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। जब ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर हाइड्रोजन के धन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी, और दूसरी तरफ जहाँ पर अपचयन होगा वहाँ पर 2 हाइड्रोजन के आयन जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके फिर से हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से सेल अभिक्रिया यहाँ पर होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता की श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो ये विशेषताएं हमको बताना है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है कि विभिन्न तत्वों एवं आयनों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता की श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं? पहली विशेषता है धातुओं का धन विद्युतीय गुण। जो परमाणु अपने बाह्यतम कोश से सबसे सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह उच्चतम धन विद्युतीय गुण दर्शाता है, परंतु जो परमाणु अपने बाह्यतम कोश से कठिनाई से त्यागता है वह निम्नतम धन विद्युतीय गुण दर्शाता है। जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम उच्चतम धन विद्युतीय होगा और जो फ्लोरीन होगी वो निम्नतम धन विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करेगी। फिर दूसरा इसकी विशेषता है धातुओं की सक्रियता की तुलना, और तीसरी विशेषता है आक्सीकारक व अपचायक का ज्ञान। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे। विद्युत लेपन, तांबा पीतल लोहा जैसी सस्ती धातुओं पर सोने चांदी जैसे धातुओं की परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकीला व आकर्षक बनाया जाता है। तो यहाँ से देख लेंगे, आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। यदि कोई डाउट आ रहा है किसी पर्टिकुलर जगह पर, आप कमेंट कीजिएगा, उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास मैं करूँगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो है यहाँ पर, मोलर चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता पर तनुता का प्रभाव समझाइए। तो मोलर चालकता, जिसे आणविक चालकता भी कहेंगे, किसी विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो एक मूल विद्युत अपघट्ट को VmL आयतन में विलय करने पर उत्पन्न होती है। मतलब किसी विलयन की आणविक चालकता किसे कहेंगे? उन समस्त आयनों की चालकता। अब विलयन के अंदर 2 प्रकार के आयन होंगे, धनायन होंगे, ऋणायन होंगे, और जो विलयन लिया है वो कितना लिया हमने? 1 मोल। और उसको जब विलय कर रहा है उस समय जो वो आयन चालकता उत्पन्न करेंगे उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कहलाएगी आणविक चालकता या मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता। एक दूसरी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी विलयन की आणविक चालकता उस विलयन की विशिष्ट चालकता K और आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये चालकता के लिए हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है, तो डेल M हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये बराबर होगी काय के K इंटू V के। तो यहाँ से आप देख लेंगे। तनुता का प्रभाव क्या होता है? तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। इसका कारण यह है कि प्रति घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या घटती है, किंतु तनुता यदि आप बढ़ाओगे तो तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता का मान बढ़ता है। इसका कारण यह है कि दोनों का मान विशिष्ट चालकता व आयतन का गुणनफल होता है। विशिष्ट चालकता में जितनी कमी होती है तुलनात्मक रूप से आयतन में अधिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप दोनों का जो गुणनफल होगा सदैव अधिक आपको मिलेगा। इसलिए जो परिणाम है वो ये आएगा कि तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता इन दोनों का मान बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक क्या है, इसके मध्य क्या संबंध है? इस प्रश्न को देखते हैं। तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट शब्द जब लग जाता है मतलब किसी स्पेशल चीज की बात हो रही है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। अभी आपने चालक के प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े होंगे। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है क्या होता है? 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर चौड़े, 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले जो चालक होगा उसका जो धारा के बहने में रुकावट उत्पन्न करेगा उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका जो उल्टा होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उसे हम कहेंगे विशिष्ट चालकता। इसे कापा के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये यहाँ पर उसका थोड़ा सा डेरिवेशन है, इसे आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सेल स्थिरांक क्या है? तो किसी चालकता सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी जो L है वह किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इनका जो अनुपात सदैव स्थिर होता है उसे हम कहते हैं सेल स्थिरांक, और इसे x के द्वारा बताते हैं। तो सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा?
एक्स के द्वारा बता रहे हैं ये काय के बराबर होगा, जो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी लेंथ L बटे A, इनका जो अनुपात होगा वो सेल स्थिरांक कहलाता है। और इसकी जो इकाई वगैरह हैं वो आप यहाँ से देख लें, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। कहीं दिक्कत है तो आप मैसेज कीजिएगा। फिर एक यहाँ पर एक विशिष्ट चालकता के लिए न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे। यदि इसमें दिक्कतें आपको आती हैं न्यूमेरिकल में तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो इन पाठों के लिए डालूंगा, उसे आप ज़रूर देख लें। और इसी के साथ ये जो अध्याय आपका 3 था विद्युत रसायन वाला, उसके प्रश्न बैंक में इतने ही प्रश्न हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें और तैयार करने के साथ ही इनकी प्रैक्टिस भी करते रहें, लिख कर देखें, जिससे आप आसानी से इनको कर पाएँ। मेरे साथ बने रहें। बहुत जल्दी अध्याय 4 संभवतः कल आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे केमिस्ट्री के अध्याय भी यहाँ पर मैं उपलब्ध कराऊंगा। यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम और स्कूल का नाम लिख के मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ PDF भी सेंड कर दूंगा। मेरा जो नंबर है, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है हाउ टू बिकम टॉपर इन एग्ज़ाम, उसके अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।